अब हो जाइए अब। और दीपेंद्र कुमार कभी कभी नीचे भी क्लास लगाया करो। अभी आ रहे थे विद्यार्थी सब हल्ला कर रहे थे, सब दिन ऊपर से लेते थे, कभी कभी लगा दिया करो। बैठ जाइए प्यारे दोस्तों। और ऑनलाइन वाला कहता है रोज रोज इतना लेट काहे होता है। अब आए तो देखे सब पानी पी रहा है, कोई बाथरूम जा रहा है, तो हम भी बैठकर चाय पीने लगे। चलिए जब रिलैक्स होकर सब बैठ जाएगा, क्योंकि एक अरे क्या हुआ। हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए, जा रहा है आवाज का। ओ, आवाज पहले अब शांत हो जाइए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे जी। कल किसके बारे में पढ़े थे? बैक्टीरिया के बारे में। क्लियर हो गया था सब कुछ बैक्टीरिया के बारे में। लाभ हानि होगा। अच्छा अच्छा, समझ गए। हमको लगा मैथमेटिक्स पढ़ाना पड़ेगा। तो अब एकदम मन और मस्तिष्क को एकाग्रचित कीजिए और एक एक बातों को सुनिए। एक एक बातों को सुनना है और इस तरह से सुनना है कि क्लास में सब कुछ याद हो जाए, बिल्कुल याद हो जाए। शांत नहीं रहिएगा, क्लास में बातचीत करिएगा, क्लास में सब बात याद नहीं होगा। और क्लास में सब बात याद नहीं हो रहा है तो आप तैयारी में पीछे हैं। और ये मैट्रिक इंटर वाला पढ़ाई नहीं है, यहाँ आपको सिर्फ टॉप करने के लिए पढ़ना है। इसलिए एकदम शांत पूर्वक जो जो बोल रहे हैं, हम तो बोल भी बहुत तेजी से बोलते नहीं है, मीडियम स्पीड में लेकर चल रहे हैं। हर बात को दो तीन बार रिपीट कर देते हैं कि याद हो जाए आपको क्लास में। याद आपको क्लास में केवल उस स्थिति में नहीं होगा जब आप अगल बगल बात कर रहिएगा, तो बात बिल्कुल नहीं करना। बात होगी, हमारे आपके बीच होगी। तो कल जो हम बैक्टीरिया पढ़े थे, जिसको हिंदी में जीवाणु कहते हैं, उस बैक्टीरिया के बारे में हम ये भी कल जाने थे कि बैक्टीरिया वायरस के तरह नहीं है। बैक्टीरिया एक ऐसे सूक्ष्म जीव है जो मानव समुदाय को, इस पृथ्वी के विशाल पर्यावरण को कई तरह के लाभ पहुंचाते हैं, कई तरह के लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन बैक्टीरिया कई तरह के रोगों को फैलाकर हमें हानि भी पहुंचाते हैं। यानी बैक्टीरिया एक ऐसे सूक्ष्म जीव है जिनसे लाभ भी है, जिनसे हानि भी है। तो आज के क्लास में हम बैक्टीरिया से होने वाले लाभ और हानि का जिक्र करेंगे। पहले लाभ का जिक्र कर ले कि पहले हानि का? पहले लाभ का जिक्र करेंगे। वेरी गुड दोस्तों। तो पहले लाभ का जिक्र करेंगे कि बैक्टीरिया से कौन कौन लाभ है। बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया का सबसे बड़ा लाभ यह है दोस्तों कि बैक्टीरिया हमारे प्रकृति का, हमारे प्रकृति का अपघटक है दोस्तों। क्या है? अपघटक। हिंदी में से कहते हैं डीकंपोजर। डीकंपोजर, अपघटक।
बैक्टीरिया हमारे पर्यावरण में या हमारे इस प्रकृति में जिसमें हम रह रहे हैं उसमें बैक्टीरिया किसकी भूमिका अदा करते हैं? अपघटक की भूमिका अदा करते हैं, डिकम्पोजर की भूमिका अदा करते हैं। अब आप कहिएगा कि ये डिकम्पोजर का मतलब क्या हुआ? डिकम्पोजर का मतलब हुआ सड़ने गलौने वाला काम। आप देखोगे कि कुछ पदार्थ सड़ जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, वही सड़ना गलना क्या है? अपघटित होना है। सड़ना गलना को आप कह सकते हैं डिकम्पोज होना। तो कोई पदार्थ डिकम्पोज हो जाते हैं तो वे मिट्टी में मिल जाते हैं, तो डिकम्पोज करने का काम कौन करता है? बैक्टीरिया करता। और भी सूक्ष्म जीव करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कौन करते हैं? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया इस प्रकृति में अपघटक का काम करते, इस प्रकृति में अपघटक का काम करते हैं। और प्रकृति में बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्मजीव अपघटक का काम नहीं करेंगे तो हमारा पर्यावरण बर्बाद हो जाएगा, मिट्टी अनुर्वर हो जाएगी। और अपघटक का क्या महत्व है इसको आप एग्जाम्पल से समझिए, उदाहरण से समझिए। आप तो ये जानते हैं दोस्तों कि हमारी जो मिट्टी है उस मिट्टी में कई प्रकार के पोषक पदार्थ हैं, कई प्रकार के पोषक पदार्थ हैं। हमारी जो मिट्टी है उसमें कई प्रकार के पोषक पदार्थ हैं और उसी पोषक पदार्थ को ग्रहण करता है कौन? प्लांट। प्लांट जो विकास करते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, उसके लिए प्लांट को क्या चाहिए? और वो पोषक पदार्थ वे कहां से ग्रहण करते हैं? मिट्टी से। और फिर प्लांट जो फल फूलों का निर्माण करता है उसी को प्राप्त करता है कौन? पौधे जो फल और फूल देते हैं उसी से भोजन प्राप्त करते हैं कौन? जंतु। और एक दिन पौधे और जंतु दोनों क्या हो जाते हैं? मृत हो जाते हैं। जब ये मृत हो जाते हैं तो इनके शरीर का सारा पोषक तत्व कहाँ मिल जाते हैं? मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन मिट्टी में इनके शरीर का पोषक तत्व तब मिलेंगे जब मृत शरीर का क्या होगा? अपघटन होगा। और अपघटन करने का काम कौन करेंगे? तो जीवाणु हमारे पर्यावरण के अपघटक हैं। ये मृत पौधा और मृत जंतु के शरीर को अपघटित करके मिट्टी में मिला देते हैं। और इससे ये होता है कि मिट्टी से जो कुछ निकला है वो फिर कहाँ पहुंच जाते हैं? अगर बैक्टीरिया नहीं रहेगा तो पौधे और जंतु जो मिट्टी से खींचा है वो फिर मिट्टी में पहुंच नहीं पाएगा, जिससे मिट्टी अनुर्वर हो जाएगी और फिर उस पर पौधा विकास नहीं करेगा। और पौधा ही विकास नहीं करेगा तो पृथ्वी पर जंतु रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आप देखें ना कि अपघटक का कितना महत्व है। समझे कि नहीं समझे? इससे मिट्टी से जो कुछ भी पौधे खींचते हैं वह पुनः कहाँ पहुंचते हैं? अगर अपघटक का काम नहीं होगा तो कुछ ही वर्षों में सारी मिट्टी क्या हो जाएगी? अनुर्वर हो जाएगी। फिर उस पर कोई नहीं, कुछ नहीं उग पाएगा, पौधे विकास ही नहीं कर पाएंगे। अब पौधे विकास नहीं कर पाएंगे तो फिर जंतु का भी अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि जंतु इस पृथ्वी पर रहे इसके लिए पौधा का रहना जरूरी है। नहीं तो दोस्तों हम जो सांस ऑक्सीजन लेते हैं वो भी हमें नहीं मिलने वाला है पौधों के बगैर। समझ गए पहला फायदा?
तो बैक्टीरिया का पहला सबसे बड़ा फायदा ये है कि बैक्टीरिया हमारे प्रकृति के अपघटक हैं, जिसके द्वारा वे मृत पौधे और जंतु के शरीर को अपघटित करके अर्थात सड़ा गला के मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे मिट्टी पुनः उर्वर हो जाती है और उस पर लगातार पौधे का विकास होते रहता है। दोस्तों, दूसरा फायदा, बैक्टीरिया से होने वाला दूसरा फायदा, बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। अब यहां ये समझना है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण है क्या। तो सबसे पहले समझिए कि एक पौधा को विकास करने के लिए, पूरी तरह से स्वस्थ विकास करने के लिए कितने पोषक तत्व की जरूरी है? 17। एक पौधा स्वस्थ विकास करे उसके लिए पौधे को कितना पोषक तत्व चाहिए? 17 पोषक तत्व चाहिए। और उन 17 पोषक तत्व में सबसे ज्यादा पौधे को क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। तो एक पौधे को स्वस्थ विकास करने के लिए इस पृथ्वी पर जितने भी पौधे हैं, उन सब पौधों का स्वस्थ विकास हो, उनके लिए उन्हें 17 पोषक तत्व चाहिए। और 17 पोषक तत्व में सबसे ज्यादा जो जरूरी है पौधों के लिए वो क्या है? नाइट्रोजन। अब आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा जरूरी है, तो फिर क्या दिक्कत है? हमारे वायुमंडल में तो नाइट्रोजन भरा पड़ा है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं उस हवा में 78% क्या है? नाइट्रोजन ही है। तो आपके मन में ख्याल आता होगा कि अगर पौधा को नाइट्रोजन चाहिए तो पौधा ले, कौन रोक रहा है पौधा को? और नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन के तरह 20-21% है भी नहीं, वो तो 78% है। पौधा ले, कौन रोक लिया है पौधा को? पौधा अपना वायुमंडल से नाइट्रोजन ले। लेकिन पौधे में इतना क्षमता है ही नहीं कि वे वायुमंडल का नाइट्रोजन ले सके। तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन तो भरे पड़े हैं, लेकिन उस नाइट्रोजन को लेने में पौधा सक्षम नहीं है। तो पौधे नाइट्रोजन कैसे लेगा? तो पौधे नाइट्रोजन तब लेगा जब नाइट्रोजन बदल जाएगा नाइट्रेट और नाइट्राइट में। Na3 को हम क्या कहते हैं? नाइट्रेट कहते हैं। और NO2 को क्या कहते हैं? नाइट्राइट कहते हैं। Na2 को क्या कहते हैं? नाइट्राइट कहते हैं। तो पौधा नाइट्रोजन ग्रहण करेगा या तो नाइट्रेट के रूप में या तो नाइट्राइट के रूप में। अब वो भी कहां से ग्रहण करेगा? कहां से? मिट्टी से। तो पौधा अपने जरूरत का नाइट्रोजन कहां से लेगा? किस रूप में लेगा? नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में लेगा। नाइट्रोजन है कौन? वायुमंडल में। वायुमंडल में अब पौधा को चाहिए कहां से? अब वो में अकेले नहीं, ऑक्सीजन साथ में रहना चाहिए तब पौधा लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। तो अब होगा कैसे पौधे का काम? डाउन टेंशन लीजिए, क्योंकि रेडी है कौन? जीवाणु रेडी। हमारे प्रकृति में ऐसे कई जीवाणु हैं जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसे कहां छोड़ देते हैं? मिट्टी में। और पौधा उसे क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। बात समझ लेना।
तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। अंग्रेजी में नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में वायुमंडल का नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल का नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है। वायुमंडल के नाइट्रोजन का नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है? और इस नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम कोई और नहीं बल्कि कौन करता है? जीवाणु करता है। तो जीवाणु का दूसरा बड़ा फायदा है कि जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, और जीवाणु जब नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं तो इसके फलस्वरूप मिट्टी में नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है। फिर उसको पौधे ग्रहण करते हैं और पौधे उसे ग्रहण करके कई तरह का पदार्थ का निर्माण करते हैं और अपना विकास करते हैं। अगर जीवाणु नहीं होगा तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य रुक जाएगा, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पड़ जाएगी, पौधे का विकास नहीं होगा। तो आपके मन में आता होगा कि बैक्टीरिया नहीं रहेगा तो क्या होगा? हम मिट्टी में नाइट्रोजन के लिए यूरिया छींट देंगे और फिर यूरिया से नाइट्रोजन मिल जाएगा। तो यूरिया खेते में न छीटिएगा, अमेजन के जंगल में यूरिया छीटने जाइएगा, जबकि अमेजन के जंगल के पौधे को भी क्या चाहिए? और उसको नाइट्रोजन इसी प्रक्रिया से मिलता है, आपके यूरिया छीटने से नहीं मिलता है। बात समझ गए? समझे कि नहीं समझे? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या समझ गए ना? ऐसी प्रक्रिया जिसके जरिए वायुमंडल का नाइट्रोजन के यौगिक में अर्थात नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलकर मिट्टी में आते हैं, क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम कौन करता है? जीवाणु करता है। कौन करता है? और इससे कितना बड़ा फायदा है आप देखे कि नहीं देखे? अब आप कहिएगा ये तो पौधे के लिए फायदा है, हमको क्या फायदा है? अब पौधे को फायदा तो आपको फायदा है कि नहीं है? क्या पौधे के बिना हम लोग जिंदा रह सकते हैं? नहीं। इस पृथ्वी पर पहले पौधा आया और इस पृथ्वी पर पौधा आकर जब करोड़ों वर्ष रहा तब जाकर जंतु की उत्पत्ति हुई है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण तो आप समझ गए क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण समझ गए ना? नाइट्रोजन स्थिरीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल का नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रेट और फिर वो किस में मिल जाते हैं? मिट्टी में। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेगा, जो जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेगा, उसे ये काम करने के लिए नाइट्रोजन के साथ साथ क्या चाहिए? ऑक्सीजन भी चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि ऑक्सीजन के अभाव में भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण संभव है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं उस बैक्टीरिया में लेग हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? और इस लेग हीमोग्लोबिन का काम होता है वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करना, वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करना। तो अगर आपसे पूछेगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु ऑक्सीजन किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? लेग हीमोग्लोबिन के द्वारा। किसके द्वारा? या आपसे पूछेगा लेग हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन ग्रहण करना। कहां से? वायुमंडल से। या तीसरा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि लेग हीमोग्लोबिन नामक
लेग हीमोग्लोबिन किस जीवाणु में पाए जाते हैं? तो ऐसे जीवाणु में पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। लेग हीमोग्लोबिन सब जीवाणु में नहीं पाए जाते हैं, केवल ऐसे जीवाणु में पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु में सबसे महत्वपूर्ण राइजोबियम, नाम सुने होंगे आप। राइजोबियम जो दलहनी पौधा के जड़ में होता है, दलहनी पौधा के जड़ में होता है, दलहनी पौधा के जड़ में राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि किसान दो फसलों के बीच में एक दलहन फसल जरूर उगा ले। मान लीजिए कि किसान गेहूं लगाया, अभी बिहार में किसान गेहूं काटकर मूंग लगाएगा। मूंग कैसा फसल है? दलहनी फसल है। उसके जड़ में क्या रहेगा? राइजोबियम, और वो खूब नाइट्रोजन मिट्टी में भरेगा। और बाद में जब दलहन फसल निकल जाएगा खेत से, तो वह खेत जो है बिना उर्वरक डाले नाइट्रोजन से भरपूर हो जाएगा, जो नाइट्रोजन आगे के फसल को बहुत ज्यादा आसान तरीके से मिल पाएगा, और इससे खेत का फसल की उत्पादकता में क्या हो जाएगी, समझे? तो बैक्टीरिया का पहला फायदा है कि बैक्टीरिया अपघटक की भूमिका निभाते हैं। बैक्टीरिया का दूसरा फायदा कि बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। आइए बैक्टीरिया का तीसरा फायदा देख रहे हैं, कैसा कैसा फायदा है। तीसरा, एक बैक्टीरिया का नाम याद करिए, और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? ई कोलाई। ई कोलाई किसका नाम है? बैक्टीरिया का। और ये बैक्टीरिया कहां रहते जानते हैं? मानव के आंत में, और खासकर कौन आंत में? बड़ी आंत में रहता है। मानव के बड़ी आंत में एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं, और इस विशेष प्रकार के बैक्टीरिया का नाम है क्या? ई कोलाई। और ई कोलाई जानते हैं कैसा बैक्टीरिया है? यह एक लाभदायक बैक्टीरिया है, यह एक लाभदायक बैक्टीरिया है, लाभदायक बैक्टीरिया है। अब कैसा लाभ? तो ई कोलाई क्या करता है कि हमारे बड़ी आंत में जो सूक्ष्म जीव हमें हानि पहुंचाएगा, बड़ी आंत शरीर का वो जगह है जहां मल जमा होता है और फिर समय समय पर शरीर के बाहर निकल जाते हैं। हम जो खाते हैं वो सब पूरा पचता, जो पूरा नहीं पचता है, जो अपच भोजन होता है, वो कहां जमा होता है? बड़ी आंत के रेक्टम में। और बड़ी आंत में अपच भोजन जमा होता है और समय समय पर हम उसे बाहर निकालते रहते हैं। उस अपच भोजन में कई हानिकारक सूक्ष्म जीव भी रहते हैं, उस अपच भोजन में कई हानिकारक सूक्ष्म जीव भी रहते हैं, और उस हानिकारक सूक्ष्म जीव को खा जाता है या भक्षण कर लेता है कौन? तो ई कोलाई बैक्टीरिया हमें हमारे बड़ी आंत में रह करके अपच भोजन में पाए जाने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों को खाकर हमें कई प्रकार के बीमारियों से बचाते हैं। बात समझ गए कि? तो ये फायदे वाला है जी। अगर ये बैक्टीरिया बड़ी आंत में नहीं रहता तो समझ जाइए हमेशा मानव के शरीर में रोग होते रहता, रोग होते रहता। कभी कभी आप क्या करते हैं, बिना धोए सब्जी खा लेते हैं, बिना धोए फल खा लेते हैं, कि नहीं खा लेते हैं? जा रहे ठेला पर खीरा बिक रहा था, तुरंत खरीदे तो तुरंत वहां खाना चालू कर दे, धोए भी नहीं। और ऐसे फल सब्जी जिसको बिना आप धोए खाते हैं उसमें कई सूक्ष्म जीव रहते हैं बैठे हुए, वो सब आपके पेट में जाता है। और जब पेट में जाता तो उसको कौन खाता है?
और आपको बीमारियों से बचाता है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया मानव के बड़ी आंत में रहकर हानिकारक सूक्ष्म जीवों का भक्षण करके मानव को कई प्रकार के रोगों से बचाता है, कई प्रकार के रोगों से बचाता है। क्लियर, याद हुआ? तो पहला फायदा क्या है कि बैक्टीरिया अपघटक की भूमिका निभाते हैं। दूसरा फायदा, बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तीसरा फायदा, ई कोलाई बड़ी आंत में रहकर हानिकारक सूक्ष्म जीवों को खाकर मानव को कई प्रकार के बीमारी से बचाते हैं। बात समझ गए तुम? चौथा फायदा, सबसे पहले आप ये जानते हैं रोमन्थी जंतु किसे कहते हैं? यस, वेरी गुड दोस्तों, जुगाली करने वाले। जुगाली करने वाले, जुगाली करने वाले जंतु को क्या कहते हैं? रोमन्थी जंतु कहते हैं। जुगाली करने वाले जंतु को रोमन्थी जंतु कहते हैं। जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, घोड़ा, जो भी घास खाता है वो जुगाली करता है। सीधी सी बात है। तो ऐसे जंतु जो घास खाते हैं ना, वो जुगाली करते हैं। क्यों करते हैं जुगाली? तो जुगाली करते हुए भोजन को ठीक तरह से चबा करते हैं। जब गाय भैंस भोजन करने जाएगा ना, वो बड़ी तेजी से भोजन करेगा, अब बिना चबाए उसको अंदर कर लेगा। अब फिर जब वो रिलैक्स होगा तो बिना चबाए जिसको अंदर किया उसको फिर खींचकर मुंह में लाएगा, अब फिर रिलैक्स होकर चबाएगा उसे, एकदम रिलैक्स होकर। तो ऐसे जंतु जो रोमन्थी हैं वो घास खाते हैं और घास को पचा लेते हैं। गाय भैंस घास खाते हैं, घास को पचा लेते हैं, लेकिन आप घास खाइएगा नहीं पचेगा। आप घास खाइएगा तो घास के रूप में ही वो बाहर निकल जाएगा, पचेगा ही नहीं। बात समझे कि नहीं समझे? अगर हम लोग गाय भैंस के तरह हरी घास खा ले तो वो पचेगा नहीं। घास खाएंगे घास निकल जाएगा, नहीं पचेगा। आपके मन में यह आश्चर्य होगा कि आखिर गाय भैंस में आखिर क्या है कि वो घास को पचा लेते हैं और हम मानव होकर भी घास को नहीं पचा पाते हैं। धिक्कार है मानव होने पर। क्या आप ऐसा सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। अच्छी बात है, नहीं सोचते, लेकिन कभी कभी सोचना जरूरी है कि आखिर गाय भैंस में ऐसा क्या है और मानव में ऐसा क्या नहीं है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ये जो रोमन्थी जीव है, रोमन्थी जीव है, इस रोमन्थी जीव के आंत में, इस रोमन्थी जीव के आंत में क्या पाए जाते हैं? और रोमन्थी जंतु के आंत में जो जीवाणु पाए जाते हैं वह क्या करते हैं? घास में कौन सा कार्बोहाइड्रेट रहता है? घास में कौन सा कार्बोहाइड्रेट रहता है? और सेलुलोज को पचा देता है। सेलुलोज को क्या कर देता है? पचा देता है। तो रोमन्थी जंतु के आंत में कई ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो उन्हें घास को पचाने में मदद करते हैं, घास को पचाने में मदद करते हैं। एक संतोष राज जी कहते हैं कि साग तो खाते न हैं, तो साग खाते हैं कि उबाल करके वैसे उबाल कर खाते हैं। दम है तो वैसे खा के दिखाइए, जैसे खाइएगा वैसे ना निकल जाए फिर क्या। तो साग खाते हैं, ये अलग बात है, साग खाते हैं, लेकिन साग को काट काट के उबाल के खाते हैं। गाय भैंस डायरेक्ट खाते हैं।
वो डायरेक्ट इसलिए खाते हैं क्योंकि उसके औत में क्या है, जीवाणु, जो घास के सेलुलोज को पचा देता है। ऐसे जीवाणु हमारे शरीर में, और यही कारण है कि हम घास को नहीं खा पाते हैं, हम घास के सेलुलोज को नहीं पचा पाते। तो जीवाणु का चौथा बड़ा फायदा ये है कि जीवाणु रोमंथी जीव को, जुगाली करने वाले जीव को घास का सेलुलोज पचाने में मदद करते हैं। अगर जीवाणु नहीं हो तो ये गाय भैंस बकरी जो घास खाता है, घास खाने पर आफत हो जाएगा, फिर इसको भी घास उबाल उबाल कर देना पड़ेगा। तो ये भी फायदा है कि नहीं, है कि नहीं है दोस्त? अब आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि गाय भैंस के औंत में जो ये घास पचाने वाला जीवाणु है, उसको निकाल कर हमारे औंत में डाल दिया जाए, उसके बाद हम भी घास खाएंगे और घास पचाएंगे। अब बताइए हो, पेंगुइन पक्षी का नाम जोने है, पेंगुइन पक्षी ध्रुव पर रहता है, अंटार्कटिका में। पेंगुइन पक्षी के नाम सुने होंगे, वो विशेष ठंडी में ही रह पाएगा। और पेंगुइन पक्षी को पटना का महेंद्रू में लाकर रखेंगे, रहेगा, मर जाएगा, क्योंकि यहां की गर्मी उसे सहन नहीं होगी। कहने का तात्पर्य ये था दोस्तों कि हर जीव एक खास मौसम में ही रहते हैं, खास जगह पर ही रहते, सब जगह पर नहीं। आपको यही कपड़ा पहनाकर सीधे ध्रुव पर भेज देगा, जीवित रहिएगा, मर जाइएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे शरीर में उतनी क्षमता ही नहीं है। वही बात है, ये जीवाणु जो सेलुलोज को पचाते हैं, वो इसी रोमंथी जीव के औंत में रहने में सक्षम है। मानव के औंत में रहने में सक्षम नहीं है, मानव के औंत में रहने में सक्षम नहीं है। क्लियर हो गया? तो जीवाणु का पहला फायदा था कि जीवाणु अपघटक की भूमिका निभाते हैं। जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। मानव के औंत में रहने वाला ई कोलाई जीवाणु मानव के शरीर के हानिकारक सूक्ष्म जीवों को खाकर मानव को कई रोगों से बचाता है। जीवाणु का चौथा बड़ा फायदा कि जीवाणु रोमंथी जीव के औंत में रहकर उसे घास का सेलुलोज पचाने में मदद करता है। अब आपके मन में अगर ये आ रहा है कि वे कौन जीवाणु है जो ये कार्य करते हैं, तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं। अगला फायदा तो आप जानते ही होंगे, दूध से दही कौन बनाता है? हाँ? जीवाणु। और कौन जीवाणु? लैक्टोबैसिलस। तो ये भी फायदा है कि घाटा है जी? फायदा ही नहीं। तो बैक्टीरिया का पांचवा बड़ा फायदा ये है दोस्तों कि हम लोग जो दही खाते हैं, वो दही बैक्टीरिया के द्वारा ही बनाया जाता है। बैक्टीरिया के द्वारा ही दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया कौन है? लैक्टोबैसिलस। अब इस पर ज्यादा बोलने का जरूरी नहीं है, ये आपको याद ही होगा, है कि नहीं? यानी जो दही खाता है वो कौन बैक्टीरिया को खाता है? सब दही खाने वाला कहेगा कि हम वेजिटेरियन है, दूधे दही खाते हैं। जितना बार दही खाते हैं ततना बार आप करोड़ों जीवाणु का कत्ल करते हैं, है कि नहीं? फिर ये मजाक है, ऐसी कोई बात? राई पेनिंग, राई की उड़ी
टैनिन, इन तीन शब्द को समझना है। राइपेनिंग, क्यूरिंग और टैनिंग। टैनिंग होता है। राइपेनिंग क्या है, क्यूरिंग क्या है, टैनिंग क्या है, सबसे पहले समझिए। पनीर में सुगंध भरना क्या कहलाता है, राइपेनिंग। उसके बाद चाय पत्ती में सुगंध भरना क्या कहलाता है, क्यूरिंग। चमड़ा चमड़ा के ऊपर से चर्बी हटाना, चर्बी एक प्रकार का क्या है, चमड़ा के ऊपर से चमड़ा के ऊपर से चर्बी हटाना क्या कहलाता है, टैनिंग कहलाता है। क्लियर हो गया। पनीर में विशेष प्रकार के सुगंधी भरना क्या कहलाता है, राइपेनिंग। चाय पत्ती में सुगंध भरना क्या कहलाता है, क्यूरिंग। चाय पत्ती के अलावे तंबाकू, और क्या, तंबाकू में भी सुगंध भरना क्या कहलाता है, क्यूरिंग। चमड़ा के ऊपर से चर्बी हटाना क्या कहलाता है, टैनिंग। चमड़ा के ऊपर से चर्बी हटाना क्या कहलाता है, टैनिंग। और ये तीनों काम किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। आप देखे होंगे कि तंबाकू में कुछ तंबाकू ऐसे होते हैं जिसमें विशेष प्रकार का सुगंध होता है कि नहीं। जैसे जो भी कोई भी गुटखा खाते होंगे तो ये जो पचटकिया गुटखा है उसका जर्दा गमक नहीं मारता है, रजनीगंधा वाला जर्दा गमक मारता है। और अब समझिएगा कि हल्ला करिएगा। आप ऐसा देखें कि नहीं, सामान्य तुलसी को खोलिए, रवि तुलसी को खोलिए, गमकेगा दोस्तों। तो कुछ तंबाकू ऐसे होते हैं जिसमें विशेष सुगंध होती है। तंबाकू में विशेष सुगंध को भरना क्या कहलाता है। उसी तरह चाय पत्ती में भी सुगंध को भरा जाता क्या कहलाता है। कुछ पनीर में भी विशेष सुगंध भरा जाता है, राइपेनिंग कहलाता है। ये जो राइपेनिंग का काम होता है जीवाणु के द्वारा होता है, क्यूरिंग का काम होता है जीवाणु के द्वारा होता है। चमड़ा जिसे लेदर बनाए जाते हैं, तो चमड़ा से लेदर बनाने के लिए चमड़ा के ऊपर से क्या हटाना पड़ता है, चर्बी। बूचर खाने से चमड़े निकलकर जब फैक्ट्री में जाते हैं तो सबसे पहले चमड़ा का क्या हटाया जाता है, चर्बी। चमड़ा से चर्बी हटेगा तब लेदर बनेगा। उस चर्बी को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। और यह टैनिंग किसके सहायता से होता है, जीवाणु के सहायता से होता है। किसके सहायता से, तो जीवाणु के सहायता से राइपेनिंग करवाया जाता है, जीवाणु के सहायता से क्यूरिंग करवाया जाता है, जीवाणु के सहायता से टैनिंग करवाया जाता है। ये सब जीवाणु के बिना संभव नहीं होगा दोस्तों। अब कहिएगा कि पनीर में सुगंधी भर देने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बस उसका मार्केट वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। अभी ये समझते होंगे कि कुछ दुकान का पनीर बहुत महंगा होगा, अब बहुत महंगा, उसमें विशेष सुगंध रहेगा, मतलब वो किस प्रोसेस से गुजरा हुआ है, राइपेनिंग। ठीक उसी तरह का कुछ तंबाकू जो होते हैं बहुत महंगे होते हैं। जो तंबाकू महंगा होगा वो खोल के दिखाएगा दुकानदार, देखिए चमक रहा है, हाँ बहुत अच्छा सेंट है। वो क्या किया गया है। कुछ चाय पत्ती भी बहुत महंगा,
सामान्य चाय पत्ती की तुलना में कई गुना महंगा होता है कुछ चाय पत्ती। उस चाय पत्ती का ढक्कन जैसे खोलिएगा गमागम किस प्रोसेस से गुजरा है, क्यूरिंग, और ये सब किसके सहायता से किए जाते हैं। बात समझ गए कि नहीं? हाँ, कुछ ऑनलाइन वाले दोस्त कर सेंट मार दिया जाता, नो, सेंट मारेगा लंबा समय तक रहेगा सेंट? हाँ नहीं, यह तो कोबरा वाला सेंट भी 2 दिन तक रहता है। तो यह इस प्रक्रिया जिसमें खुशबू लगातार बनी रहती है और इससे पोषक तत्व में कोई वृद्धि नहीं होती है। पोषक तत्व में कोई वृद्धि नहीं होती, बस सुगंध आ जाता है और मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ जाता है। इसको एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं। चाउमीन वाला दुकान सब देखे हैं, चाउमीन वाला सब दुकान देखिएगा, एक बड़ा सा बर्तन रहेगा और उस पर झूठ मूठ के छोलनी पटकते रहेगा। दुकान कितना बड़ा रहे, चाउमीन बाहर में बनाएगा, झूठ मूठ के छोलनी को पटक रहा है। इससे क्या होता है, चाउमीन स्वादिष्ट हो जाता है? नहीं, मार्केट में लोग देखता है उसको छोलनी पटक रहा है। जिसको भी समोसा खोने का मूड है तुरंत बदलेगा, दोस्त चाउमीन खा लेना चाहिए। कुछ नहीं हुआ, लेकिन लोग जो आसपास का देखा उसका मार्केट में क्या हो गया, वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक वही चाय वाला, अडोली चाय वाला, कुछ चाय वाला जो चाय को ऐसे करके छोड़ेगा, इससे क्या होता है, चाय का स्वाद बढ़ता है, लेकिन मार्केट में वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है दोस्तों। तो वही बात इस प्रोसेस में है, पोषक तत्व में कोई वृद्धि नहीं होती है, बस सुगंध क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे मार्केट में रेट अच्छा मिलता है। आपसे पूछेगा पनीर में सुगंधी भरना क्या कहलाता है? राइपेनिंग वायरस के द्वारा होता है कि जीवाणु के द्वारा? जीवाणु के द्वारा। चाय पत्ती तंबाकू में सुगंध भरना क्या कहलाता है? क्यूरिंग। क्यूरिंग जीवाणु के द्वारा होता कि कवक के द्वारा? जीवाणु के द्वारा। चमड़े के ऊपर से चर्बी हटाना क्या कहलाता है? टैनिंग में किस सूक्ष्म जीव की मदद ली जाती है? बात समझ गए ना? तो ये सब फायदा है कि घाटा? फायदा। असली फायदा तो आप बता रहे हैं, ये तो छोटा मोटा फायदा है। आप एंटी बायोटिक दवा का नाम सुने होंगे कि नहीं? एंटीबायोटिक दवा नाम सुने हैं? ये दवाएं काफी सस्ते और कारगर होते हैं, लेकिन ये दवाएं विषाणु वाला रोग पर काम नहीं करता है। लेकिन वर्तमान समय में अधिकांश रोगों का इलाज किससे होता है? एंटीबायोटिक दवा से होता है। और वर्तमान में 90% एंटीबायोटिक दवा किससे बनाए जाते हैं? जीवाणु से। तो जीवाणु के द्वारा एंटीबायोटिक दवा बनाए जाते हैं, जीवाणु के द्वारा एंटीबायोटिक दवा बनाए जाते हैं, जीवाणु के द्वारा एंटीबायोटिक दवा बनाए जाते हैं। और वर्तमान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाने वाला दवा कौन है? एंटीबायोटिक। 90% से ज्यादा एंटीबायोटिक वर्तमान समय में किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ऐसी दवाएं जो जीवाणु से बनते हैं और जीवाणु को ही मारते हैं, क्या कहलाते हैं? ऐसी दवाई जो जीवाणु के सहायता से बनते हैं और जीवाणु को ही मारते हैं, क्या कहलाते हैं? समझे? देखे फायदा हो गया फायदा। अब आइए सारा फायदा को एक बार में बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जीवाणु अपघटक की भूमिका निभाते हैं।
जीवाणु अपघटक की भूमिका निभाकर मिट्टी से निकले पोषक तत्व को पुनः मिट्टी में पहुंचाते हैं। जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ई कोलाई नामक जीवाणु मानव में रहकर हानिकारक सूक्ष्म जीवों का भक्षण करके मानव को कई बीमारी से बचाते हैं। जुगाली करने वाले जीवों के आंत में कई जीवाणु रहते हैं जो उन्हें घास को पचाने में मदद करते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में बदलते हैं। जीवाणु के सहायता से राइपेनिंग की जाती है। राइपेनिंग वो प्रक्रिया है जिससे पनीर में विशेष सुगंधी भरी जाती है। जीवाणु के द्वारा क्यूरिंग किया जाता है। चाय पत्ती और तंबाकू में जीवाणु के सहायता से सुगंध भरना क्यूरिंग कहलाता है। जीवाणु के सहायता से टैनिंग की जाती है। चमड़े से चर्बी के परत को हटाना टैनिंग कहलाता है। जीवाणु से एंटीबायोटिक दवाएं बनाई जाती है। एंटीबायोटिक दवाएं वर्तमान में मेडिकल इंडस्ट्री का रीढ़ कहलाता है। रीढ़ समझे, कहिए कम फायदा है कि न है? फायदा ही फायदा है। घी में कौन सा जीवाणु है? घी में कौन सा जीवाणु? घी में कोई खास जीवाणु नहीं है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे क्या? हानि। जीवाणु से क्या क्या हानि होता है। आज रोशन सर गए हॉस्पिटल और जो ऑपरेशन हुआ था ना, तो ऑपरेशन के समय उनके पेट में एक पाइप लगाया गया। आज उस पाइप को खींच के निकालेगा डॉक्टर। क्या हुआ, हंस करे? तो वही पाइप निकलवाने गए, इसलिए आज उनका क्लास नहीं हुआ। हाँ, और क्लास के लिए टेंशन है, बहुत को टेंशन है सिलेबस समाप्त होगा कि नहीं। आप पढ़िए ना, जितना पढ़ा हो रहा है उसको पढ़ते जाइए, सिलेबस बिल्कुल समाप्त होगा। और रोज टेंशन में क्या हुआ जी, सिलेबस नहीं समाप्त होगा। कल टेंशन क्या हुआ, सिलेबस नहीं समाप्त। धीरे धीरे 10 दिन बीत गया, क्या करें? अब हम तैयारी नहीं करेंगे, क्या है सिलेबस समाप्त होगा। सिलेबस का टेंशन छोड़ दीजिए, सिलेबस बिल्कुल समाप्त होगा। लेकिन इसके लिए समय तो कम रहता है टारगेट में, तो आप जानते हैं जी, फिर भी पूरा सिलेबस समाप्त होगा। आप सीधा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आपका स्कोरिंग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आप का स्कोरिंग 40 से 50 मार्क नहीं भरा इस बैच से, फिर समझिए हमारे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। इस बैच का उद्देश्य केवल सिलेबस समाप्त करना नहीं है, आपके स्कोरिंग को 40 से 50 मार्क्स आगे बढ़ाना है। ताली रिजल्ट के बाद। क्लियर? हाँ नहीं? और ध्यान दीजिएगा कि बैक्टीरिया तो ऐसे सूक्ष्म जीव है जिनसे लाभ भी है, जिनसे हानि भी है। जिनसे लाभ है, जिनसे हानि भी है। लाभ की चर्चा कर ही लिए, हानि की चर्चा कर। बैक्टीरिया का सबसे बड़ा हानि है कि ये डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ को क्या बना देते हैं? विषाक्त, पॉइजनस।
डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ जैसे कि मैगी, ठीक है, चिप्स, पराठा, पराठा भी डिब्बा बंद मिलता है, दही, या जो भी खाद्य पदार्थ डिब्बा बंद बिकते हैं, कौन बिकते हैं? डिब्बा बंद। उस पे देखिएगा एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, लिखा रहता है कि नहीं? आप मैगी खरीद के लाते हैं, चिप्स खरीद कर लाते हैं, अगर पराठा आपके शहर में, वैसे पटना में नहीं मिलता है, ठीक है, बड़े बड़े मेट्रो शहर में पराठा भी पैकिंग उपलब्ध रहता है दोस्तों। आप एड भी देखे होंगे, पराठा खाइए मिराज पराठा, तो वो डिब्बा बंद पराठा है। तो पराठा, दही, ये सब जो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ है, इस पर एक्सपायरी डेट लिखा रहता है। एक्सपायरी डेट के बाद वो भोजन क्या हो जाता है, और ऐसे भोजन को आप खा लीजिएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, और समय पर डॉक्टर के पास न पहुंचे तो मृत्यु भी संभव है। आखिर वो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ क्यों विषाक्त बन गया, किसके कारण? तो जीवाणु, जीवाणु हमारे खाद्य पदार्थ को, खासकर डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ को, जैसे कि ब्रेड हो गया, मैगी हो गया, चिप्स हो गया, भुजिया हो गया, दही हो गया, ये सब को खराब कर देते हैं, उन्हें पॉइजनस बना देते हैं। और फिर ऐसे खाद्य पदार्थों को अगर हम भूलवश खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। क्लियर? तो ये सबसे बड़ा हानि है। और जो बैक्टीरिया डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ को विषाक्त बनाते हैं, जो बैक्टीरिया डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ को विषाक्त बनाते हैं, उसमें है क्लोस्ट्रिडियम, क्लोस्ट्रिडियम, बोटुलिनम, लीनम, क्लोस्ट्रिडियम, बोटुलिनम, यही वो बैक्टीरिया जो भोजन को क्या बनाता है, विषाक्त। आपके नोट में बैक्टीरिया का नाम लिखा हुआ है, दो चार बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा, ऐसे नाम जल्दी याद नहीं होता है। तो ऐसे नाम को कैसे याद करना है समझे, आपको बता रहे हैं, आंखों से देखकर पढ़ना नहीं है, देखना है। यही है जो विषाक्त बनाता है, यही है। इतना देखिएगा कि मस्तिष्क में नहीं, निगाहों से याद हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो कभी कभी जो गड़बड़ नाम है, बड़ा नाम है, आपको याद नहीं हो रहा है, पढ़ने में नहीं बन रहा है, उसको इतना देखिएगा दोस्तों कि देखते देखते याद हो जाएगा। अब परीक्षा में जो आएगा, परीक्षा में आ गया तो आपको तुरंत, अच्छा यही तो हम देखते थे, यही है। समझे कि समझे? अल्लाह मंत्री ऐसा सही बता रहे, आप कोशिश करिएगा। कभी कभी जो मस्तिष्क से याद नहीं होते हैं, वो देखते देखते निगाहों से याद होते हैं। ये ऐसे ही बैक्टीरिया याद होते। क्लियर हो गया? तो पहला क्या हुआ, तो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ को विषाक्त बनाने वाला सूक्ष्मजीव कौन है? जीवाणु। कौन है? दूसरा पैदा, दूसरा पैदा वी, दूसरा फायदा नहीं, हानि, विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण अंग्रेजी में कहते हैं डी नाइट्रिफिकेशन, डिनाइट्रिफिकेशन। विनाइट्रीकरण क्या है? कुछ जीवाणु ऐसे हैं, जानते हैं, कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो मिट्टी में जो नाइट्रेट और नाइट्राइट है, उस नाइट्रेट और नाइट्राइट को किस में बदल देते हैं और नाइट्रोजन में बदल जाते हैं। तब वो नाइट्रोजन कहाँ आ जाते हैं?
मिट्टी के नाइट्रेट और नाइट्राइट को नाइट्रोजन में तोड़ना क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण कहलाता है। और आप ये देख रहे हैं कि अगर मिट्टी का नाइट्रेट नाइट्रोजन बनकर वायुमंडल में आएगा तो इससे मिट्टी अनुर्वर होगी कि उर्वर होगी? अनुर्वर होगी। और ये कार्य क्या कहलाता है? यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का ठीक उल्टा है। क्या? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का ठीक उल्टा है क्या? विनाइट्रीकरण। और ये काम भी बैक्टीरिया ही करते हैं। कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करके मिट्टी को उर्वर बनाते हैं, तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया है जो मिट्टी को, जो विनाइट्रीकरण का कार्य करके मिट्टी को अनुर्वर बनाते हैं, मिट्टी को अनुर्वर बनाते हैं दोस्तों। ऐसे बैक्टीरिया में सूडोमोनास, 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 हायोबेसिलस, हायोबेसिलस, आपके नोट में यह नाम दिया हुआ है। जिस तरह राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, सूडोमोनास कौन सा कार्य करते हैं? हायोबेसिलस कौन सा कार्य करते हैं? क्लियर हो गया? तो बैक्टीरिया का पहला हानि कि बैक्टीरिया हमारे भोजन को विषाक्त बनाते हैं। बैक्टीरिया मिट्टी के नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलकर मिट्टी को अनुर्वर बनाते हैं। क्लियर हो गया? पीडीएफ पे लॉक लगा हुआ है। अच्छा, 3 नंबर का पीडीएफ को थोड़ा खोल दीजिए। खुला हुआ है? क्या नाम है? खुशी कुमारी पांडे, पीडीएफ पर लॉक नहीं है? अब देखिए आप लोग, अब देखिए, जब तक फीस लिया नहीं जाएगा इतनी बड़ी व्यवस्था चलेगी? है? अब बहुत विद्यार्थी आरोप लगाता है कि ये मास्टर सब कमा रहा है। भाई कोचिंग कमाने के लिए खोलता है कि नहीं? सब मास्टर कमा रहा है। अब कॉलेज में आपका प्रोफेसर 1.5 लाख रुपए वेतन लेता है, वो किसका पैसा है? आपका पैसा नहीं है कि नहीं? तब तो विद्यार्थी सब कुछ नहीं बोलेगा। आज कॉलेज में है ना जी, 1.5 लाख रुपया प्रोफेसर साहब वेतन लेते हैं, अब पढ़ाते हैं क्या कुछ? कोचिंग वाला सब 200 400 हजार 2000 फीस ले लिया। कोचिंग वाला में पूरा लूट मचा है, पूरा लूट। मास्टर खाली कमाने पर ध्यान दे रहा है, कमाने पर ध्यान। कोचिंग कौन सेवा करने के लिए खोल रहा है? अब बहुत मास्टर है, फीस ले लेगा। हम तो विद्यार्थी के लिए दिल हाजिर कर देते हैं। जो मास्टर ऐसा बोलता है कि दिन चला जाएगा सर, थोड़ा ब्लड डोनेट का जरूरी है ना, बाप रे, अभी हमको पूर्णिया जाना है तुरंत। खैर, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, 3 नंबर बात करेंगे। एक दो नंबर बात करेंगे जी, तो 3 नंबर वाला बात करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अगला हानिकारक प्रभाव बैक्टीरिया का ये है कि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं के असर को कम करते हैं। बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवा के असर को क्या करते हैं? कम करते हैं। यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसा है जो एंटीबायोटिक के ठीक उल्टा काम करते हैं, ठीक उल्टा काम।
और एंटीबायोटिक के प्रभाव को पूरी तरह से क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। फलस्वरूप वो एंटीबायोटिक शरीर पर कोई असर नहीं कर पाता है। और तो और उल्टा क्या रे, सब कुछ पढ़ना है, पन्ना गन रहे हैं, पन्ना गन के बिहार पुलिस बनिएगा, सब कुछ पढ़ना है, घर पर आइए नहीं। अगला सबसे बड़ा फायदा, सॉरी घाटा, हानिकर प्रभाव ये है कि जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ये पौधे में भी रोग को फैलाते हैं, पौधे में भी रोग को फैलाते हैं, पौधे में भी रोग को क्या करते हैं, फैलाते हैं। और जंतु में भी रोग को फैलाते हैं, जंतु में भी रोग को फैलाते हैं, पौधे में भी रोग को फैलाते हैं और जंतु में भी रोग को फैलाते हैं। ये सबसे बड़ा हानिकारक प्रभाव ये। जीवाणु के द्वारा पौधे में भी कई रोग होते हैं और जीवाणु के द्वारा जंतु में, और जंतु मानव भी जंतु है, मानव के शरीर में कई रोग होते हैं। जीवाणु के द्वारा पौधे में कौन कौन रोग होते हैं उसका पूरा लिस्ट दिया हुआ है, पढ़िए। क्लियर? हाँ, उसको डायरेक्ट रटना है। जैसे आलू में बिल्ट रोग किसके कारण, गन्ने में लालधारी रोग, टमाटर में कैंकर रोग, या नींबू में कैंकर रोग, जीवाणु के कारण। जीवाणु के कारण दो प्रमुख रोग, एक कैंकर जो खासकर किसमें होता है, नींबू में। दूसरा अग्नि निर्जा, अग्नि निर्जा रोग जो किसमें होते हैं, सेब में और नाशपाती में, सेब और नाशपाती में। तो कैंकर रोग किसके कारण, जैसे वायरस के कारण सबसे बड़ा रोग पौधों में मोजाइक होता था, उसी तरह जीवाणु के कारण पौधे में सबसे बड़ा रोग कैंकर। कैंकर का मतलब पौधे का कैंसर। आप भी देखे होंगे कुछ पौधे में बड़ा बड़ा कुब्बर उग जाएगा तनों पर, बड़ा सा कुब्बर, और उसके बाद तनों की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। पौधे के तनों पर अगर बड़े बड़े गौठे दिखने लगे तो समझिए वो कौन रोग है, कैंकर रोग है। वो किसके कारण होता है, आलू में बिल्ट रोग किसके कारण, गन्ने में लालधारी रोग किसके कारण, सेब और नाशपाती में निर्जा या अग्नि निर्जा रोग। हाँ, अग्नि निर्जा में रोग में सेब का भीतर लाल लाल होकर के वो खराब हो जाता है। गन्ने के लालधारी रोग में गन्ना भीतर से लाल लाल हो जाता है। गन्ने के लालधारी रोग, सेब और नाशपाती का अग्नि निर्जा रोग किसके कारण, जीवाणु के कारण, जीवाणु के कारण। ये कौन बड़ा कमेंट किया है जी, क्लियर? तो जीवाणु के कारण पौधे में जो रोग होते हैं उसको सीधे रट जाना है, लेकिन जीवाणु के कारण जंतु में जो रोग होते हैं और खासकर मानव के शरीर में, उस रोग को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है दोस्तों। कल के क्लास में, कल क्लास है, परसों भी क्लास है, सब दिन क्लास होगा, तबे सिलेबस समाप्त होगा। और भाग्य न हड़बड़ाइए नहीं, सबका घर वहीं पर है जहां से छोड़कर आए हैं।
कहीं घर नहीं गया, एक कदम आगे पीछे घर नहीं हुआ है। गन्ना का जूस पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं। संडे को भी क्लास चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और संडे को तो मैराथन चलेगा। हाँ, अभी नहीं, अभी थोड़ा धीरे धीरे रम जाइए ना आप। उसके बाद संडे को रोटी भुजिया लेकर आना पड़ेगा। ऑनलाइन वाले सभी तैयार रहिए मैराथन के लिए। ठीक है दोस्तों, कल हम चर्चा करेंगे कि जीवाणु के कारण